बाद में स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो अब है अपने पास में न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसी को बोल देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहले एक बार इनर्शिया के बारे में बता देता हूँ, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है उसको करेंगे। तो सबसे पहले अगर इनर्शिया की बात करी जाए, तो अगर एक देखो कोई बॉडी है, ठीक है, कोई मास m है, उसके पास में v वेलोसिटी है, और उसको हम उसकी वेलोसिटी को चेंज करके उसको रेस्ट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलर ही अपने पास में एक दूसरा मास है जो कि है कैपिटल M, ठीक है। इसको रोक के इसको भी हम मतलब रोकना चाह रहे हैं, और जो कैपिटल M है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल m। ऐसा मान लेते हैं ऊपर वाला जो है वो है कार है, नीचे वाला है बस है। तो किसको रोकना अपने लिए ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसको मोशन से रेस्ट में लेके आना है, इसको मोशन से रेस्ट में लेके आना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकना, उसके मोशन को रजिस्ट करना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। जिसका मास कम है उसको रोकना बिल्कुल आसान है। ऐसे अगर स्टार्ट करना है, कोई कार है, कार को लेके जाना है, कार को 10 की स्पीड तक पहुंचाना है, कोई बस है, बस को 10 की स्पीड तक पहुंचाना है, तो इस केस में बस को 10 की स्पीड तक पहुंचाना ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बस मोशन का ज़्यादा अपोज कर रही है। तो यही होता है अपने पास में इनर्शिया, ठीक है, जिसकी वजह से मोशन का अपोज करता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it has resistance to change its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। प्रॉपर जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन। इसकी जो रेस्ट वाली स्टेट है और उसकी जो मोशन वाली स्टेट है, इसको चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया अपने पास में किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ से हमें पता चला है इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा मास उसका उतना ही ज़्यादा अपोज इन मोशन। तो हायर द मास more will body oppose the change of motion, the change of state। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी अपोज करेगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब है रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट। तो इधर से पता चला है जो कि इनर्शिया है अपना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रहता है। जितना ज़्यादा बॉडी का मास उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया। तो इस इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था, इसी को ही न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में लिख दिया था। ओके, तो अब फर्स्ट लॉ है उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ states that an object always want to maintain is its state of rest or uniform motion until an external force is applied। कोई भी बॉडी है वो हमेशा अपनी रेस्ट वाली स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट को रोक के रखना चाहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। इसी को बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसी बॉडी पे लगने वाला अगर नेट फोर्स 0 है
तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी और एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी। ये हो जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस पे बेस्ड अपने पास में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एक इस तरीके का सिस्टम है। फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन M1 ब्लॉक। M1 ब्लॉक है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स लिखना है। इस तरीके से 2-3 ब्लॉक बना रखे हैं, 3 ब्लॉक मान लेते हैं। तीनों के तीनों ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऑल मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये है M1, ये है M2, ये है M3। तीनों ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसको, इसमें जो M1 वाला ब्लॉक है उसके ऊपर में नेट फोर्स कितना लग रहा है। M1 भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी कोई ब्लॉक या कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो और उसने अपने पास में उस स्टेट को मेंटेन किया हुआ है, तो उस केस में उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है उसका आंसर आएगा 0। तो इस केस में 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस M1 पे। इतना सा इसका सिंपल कंसेप्ट है। ओके, ये था अपने पास में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब यहाँ के बाद से न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, इम्पल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद में न्यूटन सेकंड लॉ है उसको किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी जाएगी वो है मोमेंटम। मोमेंटम जिसको हम P से लिखते हैं। तो देखो मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम का मतलब होता है कोई बॉडी है उसके अंदर में कितना मोशन है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। कोई भी बॉडी है उसके अंदर में कितना मोशन है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम है, मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ये होता है मोमेंटम। ठीक है, मास है, मास की मल्टीप्लाई कर दी है वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मास तो अपने पास में स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो वेक्टर बन जाएगा। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन विल बी अलोंग द वेलोसिटी। इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगी। मोमेंटम है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होता है क्योंकि मास तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, और इसकी जो SI यूनिट है वो मास की है kg, वेलोसिटी की है मीटर पर सेकेंड, तो ओवरऑल यूनिट हो जाती है kg मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम के बाद में अपने पास में आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसकी स्टेटमेंट कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है
कि हमें किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज करना है तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इन दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ लिखो, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम, कोई भी मोमेंटम अगर हमें चेंज करना है तो उस केस में फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और अब यहाँ से स्टेटमेंट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, rate of change of linear momentum is directly proportional to force। जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जिस रेट से लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है वो फोर्स के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसा लिख देंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, वैसा लिख देंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आती है 1, तो फोर्स को निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ नहीं आता है, फोर्स की सीधी सी वैल्यू आ जाती है dp बाई dt। ऐसे करके मोमेंटम से कोई फोर्स निकाल सकते हैं, मोमेंटम और फोर्स के अंदर जो रिलेशन है उसको लिखा जा सकता है। अगर कभी हमें एवरेज फोर्स लिखना हुआ, ये तो है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, dp बाई dt से आएगा, और कभी एवरेज लिखना हुआ तो उसका आंसर आ जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ये आ जाता है अपने पास में एवरेज फोर्स। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स है वो भी निकाल सकते हैं। अब फोर्स है, फोर्स की डेफिनेशन भी यहीं से आ गई है, मतलब जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, अदरवाइज तो डेफिनेशन हमने कर ही ली थी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है फोर्स की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इसको लिख लो, फोर्स विल बी अलोंग चेंज इन मोमेंटम, फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। यह होता है अपने पास में न्यूटन का सेकंड लॉ। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखता हूं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो देखो बेटा, हमें जैसा कि पता है, सिंस जो मोमेंटम है उसका मतलब हो जाता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब इस चीज का यूज करके अपने पास में फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला बना सकते हैं डी पी बाई डी टी, इसका ही डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी टी ऑफ एम वी, एक बार मास एज इट इज वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, एक बार वेलोसिटी एज इट इज मास का डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाता है अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर में आते हैं दो केस। केस नंबर वन है इफ मास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर जो अपना मास है वो कॉन्स्टेंट है तो v इंटू डी एम बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो उस केस में जो फोर्स है उसका फॉर्मूला यूज किया जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी। m इंटू डी वी बाई डी टी है वो होता है एक्सेलरेशन। तो ऐसे केसेस होंगे जहां पे मास कांस्टेंट है, तो उन केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू एम ए, और ये फॉर्मूला मोस्ट ऑफ ब्लॉक प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई भी अपने पास में इस तरीके की प्रॉब्लम है जहां पे मास कांस्टेंट रहता है, तो उन सब में ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है केस नंबर 2, अगर अपने पास में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है तब। अब यहाँ पे मास कांस्टेंट ना होके क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी। ठीक है, मास वेरिएबल हो सकता है, तो ऐसे किसी प्रॉब्लम में इसका यूज रहेगा। ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम आएंगी जरूर, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही सब कुछ समझना है, धीरे धीरे सब कुछ चीजें हम समझते हुए चलेंगे। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ये जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का,
तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है v इंटू डी एम बाई डी टी। तो उस केस में फोर्स का ये फॉर्मूला बन जाता है। और न्यूटन सेकंड लॉ से जो फॉर्मूला निकल के आया है वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो है फॉर्मूला ये। इस लाइन में जो फॉर्मूले लिखे हैं वो है न्यूटन सेकंड लॉ से फॉर्मूले। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ जब वैलिड है जब मास कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला सिर्फ जब वैलिड है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। नीचे वाले दोनों फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो अब ये चीज़ें हमने पढ़ ली है, अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली। जो जो इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल का जो मोमेंटम है उसके लिए इक्वेशन लिखी गई है 2 + 3t स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा है मोमेंटम का फॉर्मूला। अब इस चीज़ का यूज करके हमें फोर्स बताना है कि फोर्स कितना होगा t = 3 सेकंड पे, और फोर्स बताना है फर्स्ट 2 सेकंड में जो फोर्स है वो कितना लग रहा होगा। दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक तो फोर्स बताना है टाइम की वैल्यू जब 3 सेकंड है तब, एक फोर्स बताना है जब पहली 2 सेकंड है तब। ओके, पहला फोर्स निकालते हैं। पहला फोर्स तो है डिफरेंशिएशन dp/dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछा गया है 3 सेकंड पे फोर्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा मोमेंटम का। तो 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा, इसका करेंगे 60 आएगा। टी की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 6 × 3 मतलब कि 18 न्यूटन। फर्स्ट केस में जो फोर्स है वो आ गया है 18 न्यूटन। इसके बाद में है नेक्स्ट सेकंड केस, फाइंड आउट फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। पहली 2 सेकंड्स में कितना फोर्स लग रहा है। तो पहली 2 सेकंड की बात करें तो पहली 2 सेकंड होती है t = 0 से लेकर t = 2 तक। ठीक है, प्रॉपर एक टाइम का गैप है 0 से 2 के बीच का एवरेज फोर्स निकाला जा सकता है इसमें। तो इस केस में निकाला जाएगा एवरेज फोर्स, जो कि आएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। मोमेंटम एट 2 सेकंड माइनस मोमेंटम एट 0 सेकंड अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब जो मोमेंटम वाली इक्वेशन है उसमें जहाँ पे भी टाइम लिखा है वहाँ पे पहले 2 पुट करेंगे। 2 + 3 × 2 का स्क्वायर 12 माइनस 2 + टाइम की जगह पे 0 पुट किया तो ये बन गया। ओके, नीचे बन गया है 2। ठीक है, 2 + 12 बन गया है 14 माइनस 2, दैट मीन्स 12/2। तो ये वाला जो फोर्स है ये बन गया है 6 न्यूटन। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स है, इन दोनों की वैल्यू आ गई है। बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें मुश्किल जैसा नहीं था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना ये, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन ऑफ 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg और 20 के एक्सेलेरेशन से चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है इसका जो मास है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में जो फोर्स निकालेंगे वो आ जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास है 2 kg और एक्सेलेरेशन है 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाता है 40 न्यूटन। यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू है 40 न्यूटन। अब नेक्स्ट करते हैं कुछ वेरिएबल मास प्रॉब्लम, जहाँ पे अलग अलग मास है अलग अलग जगह पे, मतलब कि मास है वो चेंज होता जा रहा है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। एक है ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर के पीछे में एक ट्रॉली लगाई हुई है। ट्रॉली के ऊपर में एक फनल लगाया हुआ है जहाँ से कंटिन्यूसली इसके अंदर में रेत डाला जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, सैंड इज फॉलिंग एट ए रेट ऑफ 20 kg/सेकंड। इसमें जो रेत डाला जा रहा है वो 20 kg/सेकंड के रेट से डाला जा रहा है। टू मेंटेन द ट्रॉली एट 5 मीटर/सेकंड स्पीड। इस ट्रॉली को 5 की स्पीड से हमें चलाए रखना है, 5 मीटर/सेकंड की स्पीड से। तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ट्रैक्टर को कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये अपने पास में क्वेश्चन। ओके, देखो जैसे कि अपने पास में फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला बन गया है dp/dt। ठीक है, मेन जो फॉर्मूला है वो यही है। तो इधर पे d/dt फोर्स को मैंने लिख दिया है मास इंटू वेलोसिटी। तो इधर पे जो वेलोसिटी है वो है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी को मैं बाहर ले गया, dm/dt। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फोर्स का फॉर्मूला यही बनता है v × dm/dt।
अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि किस रेट से मास ऐड होता जा रहा है, तो उसका है अपने पास में आंसर 20 kg पर सेकंड। तो 20 इंटू 5, तो ये हो जाता है 100 मीटर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन ही बन जाता है। ठीक है, सब कुछ ऐसे यूनिट्स में ले रहे हैं, तो इसलिए भी फोर्स है वो न्यूटन में ही आना था। तो ट्रैक्टर को ये मोशन मेंटेन रखने के लिए 100 न्यूटन के फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये अपने पास में होता है इस पे बेस्ड तरीका, जिससे मैंने आंसर निकाल लिया है। तो नेक्स्ट अपने पास में ये है, ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट स्पीड u एंड एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी है जिसको मास m है और उसको u स्पीड से एंगल थीटा पे फेंक दिया है हॉरिजॉन्टल से, तो ये अपने पास में एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इन टी टाइम, टी टाइम के अंदर में बॉडी का जो मोमेंटम है उसमें कितना चेंज आएगा, ये है अपने पास में क्वेश्चन। तो देखो बेटा, फोर्स जो है वो आ जाता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जब प्रोजेक्टाइल बन गई है तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो है mg, क्योंकि बॉडी के ऊपर में सिर्फ एक वेट है वो ही लग रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो जो चेंज इन मोमेंटम है उसका आंसर हो जाएगा mgt। इतना सिंपल सा इसका आंसर है। पर क्योंकि हमने मोमेंटम पढ़ लिया है, मोमेंटम वाला जो प्रॉपर मेथड है उससे आंसर निकालते हैं, उसी से ही निकालेंगे। प्रॉपर तरीका है वो समझने की ज़रूरत है। चलो, ये प्रॉपर भी है, ये भी प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। तो इसको लिखो अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। चलो, ऐसे है अपने पास में y एक्सिस, इधर है अपने पास में x एक्सिस। ये x एक्सिस और y एक्सिस, इस तरीके से है पार्टिकल का मोशन, प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन हमने इसका बना दिया है। अब इस बॉडी को रिलीज किया गया है u स्पीड से एंगल थीटा से। t इज इक्वल टू 0 पे जो बॉडी थी वो यहाँ पे थी, तो t इज इक्वल टू 0 पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो है u कोस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो है u साइन थीटा। ठीक है, तो ये t इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन है, t इज इक्वल टू 0। इधर पे अगर मैं बात करूं, ये अपने पास में सिचुएशन है t इज इक्वल टू टाइम t की। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है वो तो u कोस थीटा ही रहेगी, वर्टिकल में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, देखो वर्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी इन y इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी थी u साइन थीटा और माइनस जी टी, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो बन गई है u साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमने वेलोसिटी लिख ली है x डायरेक्शन की इनिशियल और फाइनल, y डायरेक्शन की इनिशियल और फाइनल। अब सिंपली इसके अंदर हमें करना क्या है, मास से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम मोमेंटम लिख पाए। तो इनिशियल मोमेंटम है mu कोस थीटा, mu साइन थीटा, mu कोस थीटा, ये बन गया है mu कोस थीटा माइनस जी टी। अब लिखता हूँ चेंज इन मोमेंटम। x डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम है, x डायरेक्शन में पहले भी मोमेंटम mu कोस थीटा था, बाद में भी मोमेंटम mu कोस थीटा है। तो वेलोसिटी से मोमेंटम बनाया है बेटा, वेलोसिटी से मोमेंटम बनाना बिल्कुल आसान है, बस m से मल्टीप्लाई करना है। तो x डायरेक्शन का जो मोमेंटम है वो हो गया है, उसका चेंज जो है वो हो गया है 0, क्योंकि पहले भी mu कोस थीटा था, बाद में भी mu कोस थीटा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ y डायरेक्शन, y डायरेक्शन का मोमेंटम देखो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है mu साइन थीटा माइनस जी टी, और इनिशियल मोमेंटम है अपने पास में mu साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में माइनस एम जी टी। तो y डायरेक्शन में जो मोमेंटम हो गया है वो चेंज हो गया है माइनस एम जी टी। अब निकालना क्या है, नेट चेंज इन मोमेंटम। नेट चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन x का स्क्वायर प्लस चेंज इन मोमेंटम इन y का स्क्वायर। x डायरेक्शन में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ,
वाई डायरेक्शन में एम जी टी चेंज हुआ है, तो इसी का आंसर आ जाएगा एम जी टी। ये तरीका भी इसका बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल एक वैलिड मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ओके, चलो मोमेंटम पे बेस्ड एक बढ़िया और चटक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, पर थोड़ी सी खाली जगह बच गई है इस पेज में। उससे पहले एक बिना चटक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आपको सोल्व करना है। 1 मिनट में क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड में आंसर बताना है। ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, 1 मिनट में लिखा था, बस वीडियो पॉज करके आपके सामने तुरंत से आ गया है। A force required, the average force required to stop a hammer with momentum p in 0.5 सेकेंड। तो हमें फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स है तो आ जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम लिखना है, तो फाइनली देखो पहले जो हैमर था उसका मोमेंटम था p, फाइनली वो जो हैमर है वो स्टॉप हो गया है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, फाइनली जो हैमर था वो रेस्ट पे हो गया, इनिशियली उसका मोमेंटम था p अपॉन 0.5, 0.5 को मैंने लिख दिया 1/2, तो इसका आंसर हो जाता है -2p न्यूटन। ठीक है, तो अपने पास में माइनस तो डायरेक्शन को बता रहा है, आंसर तो इसका 2p न्यूटन्स ही है। बस ये इसका क्वेश्चन था। अब 2 क्वेश्चन हैं जो कि अपने पास में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 करेंगे। एक क्वेश्चन तो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही बेस्ड। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास है m, u स्पीड से फेंका गया है थीटा एंगल पे। तो इस केस में बताना है फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम इन वन कंप्लीट पाथ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक नीचे गिर जाने तक में उसका चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखो कैसे सी अपने पास में सिचुएशन है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस तरीके से हमने किसी पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल है, उसको फेंका गया है, u स्पीड से उसको फेंका है, एंगल थीटा पे उसको फेंका है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल तक में इसकी सिचुएशन हमें डिस्कस करनी है। इस लाइन को और थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बना दिया है। हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी u कोस थीटा, वर्टिकल के डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो बन जाएगी u साइन थीटा। फाइनली जब पार्टिकल वापस गिर रहा होगा हॉरिजॉन्टल की तो क्या रहेगी, u कोस थीटा, वर्टिकल वाली वेलोसिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी बट वैल्यू क्या रहनी है, u साइन थीटा। ठीक है, इस बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब ये है अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज, बट हमें क्या लिखना है, मोमेंटम। मोमेंटम के लिए बस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी वेलोसिटी है उनको, तो ये लिख दिया है मोमेंटम की टर्म्स में। क्लियर है बेटा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनिशियल फाइनल, इधर तक में चेंज इन मोमेंटम है वो लिखने वाले हैं। चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में पहले मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम है एम यू कोस थीटा, पहले भी मोमेंटम था एम यू कोस थीटा। एक्स डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या आ गया है, 0। वाई डायरेक्शन में जो चेंज इन मोमेंटम है वो देखो, फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू साइन थीटा और इनिशियल मोमेंटम प्लस एम यू साइन थीटा। तो इन दोनों का जो चेंज है वो आ जाता है 2mu साइन थीटा। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है बेटा, पहले मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में था, बाद में मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मैं उसको 1 बोल रहा हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन में उसको बोलेंगे -1। तो 1 और -1 के बीच में जो चेंज है वो एक्चुअल में 2 का चेंज है, 1 से पहले 0 होगी फिर -1 आएगा। तो y में जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया है, वो है डबल का चेंज। ठीक है, अब हमें बताना है चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, उसको अगर लिखना हुआ तो आंसर आ जाएगा -2mu साइन थीटा जे कैप। चेंज इन मोमेंटम का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2mu साइन थीटा है, माइनस जे कैप तो इसकी डायरेक्शन थी।
ऐसे करके हमने मोमेंटम निकाल लिया है। ठीक है, एक चीज़ का ये ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू है इस डायरेक्शन में 10 है, इस डायरेक्शन में 10 है, इनके बीच का जो चेंज है वो है 0। कोई वैल्यू इधर 10 है, इधर है -10, इन दोनों का जो चेंज है वो आ जाएगा 20 का। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं तो उनका जो चेंज है वो -20 का आएगा। वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिया है। एक और इतना ही खतरनाक क्वेश्चन वो करने वाले हैं। तो बेटा ये है अपने पास में क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है जिसका मास है 50 ग्राम, 20 मीटर की हाइट से गिर गई है। ओके, तो अपने पास में मास आ गया है। पहले मैं मास को लिख देता हूँ 50 ग्राम, जिसको लिखा जा सकता है 50 इंटू 10 की पावर -3 kg, क्योंकि kg इसकी SI यूनिट है। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से गिरी है। ए बॉय ऑन ग्राउंड हिट द बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद बैट विद एन एवरेज फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक बच्चा है जिसने नीचे से उसको हिट किया ऊपर की डायरेक्शन में 200 न्यूटन के फोर्स से, सो दैट इट अटेन ए वर्टिकल हाइट ऑफ 45 मीटर, ताकि ये 45 मीटर की हाइट को अटेन कर सके। द टाइम फॉर विच बॉल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद बैट, कितने से टाइम के लिए बॉल बैट के कॉन्टैक्ट में रही है। जी की वैल्यू 10 लेके चलनी है। ओके, तो क्वेश्चन है उसका डायग्राम बनाता हूँ। पहले जो बॉल थी ना, बॉल ऊपर से गिरी है 20 मीटर की हाइट से। ठीक है, ऐसे करके गिरी होगी। अब अपने पास में यहाँ पे बैट था, इस बैट से इस बॉल ने हिट किया। ठीक है, और इस बॉल ने इस बैट को हिट किया v1 वेलोसिटी से। अब इस बैट से हिट करके ये गई है v2 वेलोसिटी से। अब v2 वेलोसिटी से इसने हिट किया तो ये राइज करी है 45 मीटर तक की हाइट से। ये अपने पास में सिनेरियो बन गया है। अब इस केस में बताना है ये बैट के साथ में कितनी सी देर के लिए कांटेक्ट में थी। एवरेज फोर्स अपने पास में गिवन है, तो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप निकालता हूं। जब 20 मीटर से ये बॉल गिरी है ऊपर से नीचे, तो अब बेटा ये बॉल 20 मीटर से गिरी है तो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेगी ऊपर से नीचे तक आने में। तो उस वेलोसिटी को मैंने लिखा है v1, और v1 की वैल्यू हो जाएगी √2gh। ये वेलोसिटी होती है जो वेलोसिटी कोई भी बॉल गेन कर लेती है। तो √2 2g की वैल्यू है 10 और 20 मीटर की हाइट से गिरी है, तो 20 इंटू 20 √400, और 400 है उसका अंडर रूट बन जाता है 20। तो ऊपर से नीचे जब ये बॉल गिरी है तो ये गिरी है 20 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ से टकराने के बाद में जो राइज करी है वो 45 मीटर तक करी है, मतलब कि किस वेलोसिटी से ये रीबाउंड करी होगी उसको लिख रहा हूँ v2 से। √2gh से ही वही वेलोसिटी निकलेगी, 2 इंटू 10, और ये कितनी हाइट तक जा रही है 45 मीटर। 45 2 जा 90, और ये बन जाता है 900। और जो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है वो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये क्वेश्चन बन चुका है, बैट पे कोई बॉल आई, वो आई थी 20 की स्पीड से, टकराने के बाद में जा रही है 30 की स्पीड से। ठीक है, और उस पर एवरेज फोर्स लग रहा है वो ये है, और हमें टाइम निकालना है। तो इस केस में हम निकाल लेते हैं। अब इस केस में लगा देते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से जो बना था फॉर्मूला वो। तो भाई अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसका मतलब है टाइम टेकन का फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन फोर्स। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन फोर्स। फाइनल मोमेंटम को मैं लिख देता हूँ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और मास को साथ में ही कॉमन ले लिया है। मास की वैल्यू है 50 इंटू 10 की पावर -3। फाइनल वेलोसिटी थी जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो वो है फाइनल वेलोसिटी, अपवार्ड की डायरेक्शन में 30 है, तो अपवार्ड की डायरेक्शन में 30, तो उसको 30 लिख दिया।
इनिशियल वेलोसिटी थी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी को लिखना पड़ेगा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में 20, और इस प्रोसेस में जो फोर्स लगा है वो फोर्स है 200 न्यूटन। इधर पे अपने पास में आ जाता है 50 इंटू 10⁻⁻3। ये 30 और -20 इन दोनों का जो हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 + 20, जो कि बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 200। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, दूसरे 0 से दूसरे 0 कैंसिल आउट, तो ये बन जाता है 25/1000। ठीक है, 25/1000 को लिखा जा सकता है 1/80 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाता है 1/80 सेकेंड्स। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस जो चीज़ें थी वो ध्यान रखनी थी, उसके अकॉर्डिंगली ही इस क्वेश्चन का आंसर आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना। कैलकुलेशन ही ज़्यादा मुश्किल थी, अदरवाइज तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन, एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस तरीके से है पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया है v वेलोसिटी से। ठीक है, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम इन हाफ सर्कल मूव। आधा सर्कल जब मूव कर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके आधा सर्कल मूव करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, जस्ट अपोजिट पोजिशन पे इधर पे पहुँच गया है। तो इतना सा आने में उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो देखो चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं, बट मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको लिखा जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पार्टिकल जब स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी थी अपवर्ड, अपवर्ड को लिख देते हैं जे कैप से, मास से मल्टीप्लाई करते ही मोमेंटम आ गया। इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम है एम वी, बट डायरेक्शन है माइनस जे कैप। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आ गया है। फाइनल मोमेंटम को मैंने लिख दिया है एम वी जे कैप, इनिशियल मोमेंटम है एम वी जे कैप, तो इसका आंसर हो जाता है 2mv जे कैप। ये बन गया अपने पास में चेंज इन मोमेंटम हाफ सर्कल चलने में, मोमेंटम में जो चेंज आया है वो कितना है। बस इतना सा अपने पास में आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अगला टॉपिक लिखते हैं, जगह है तो यहीं पे लिख देता हूँ। अगला जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड फोर्सेस। दो टाइप के फोर्स करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहला जो है वो है बैलेंस्ड फोर्सेस। अब इससे जस्ट नीचे लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, अगर किसी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लग रहे होते हैं कि वो बॉडी की स्टेट को चेंज ही ना करें, बहुत सारे फोर्स लगे और फिर भी बॉडी की स्टेट है, रेस्ट की स्टेट है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, वो चेंज ही ना हो, या ऐसे फोर्स लगे रहें जो कोई एक्सेलेरेशन ही प्रोड्यूस ना करें, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। व्हेन ए नंबर ऑफ forces acting on a body and do not change its state। एक नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं और उसकी स्टेट को चेंज ना करे, ठीक है, या दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। ऐसे फोर्स लग रहे हो जो कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना करें, ऐसे फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि एक 2 kg का मास है, इस पे इस तरफ मैंने 2 न्यूटन लगा दिया, राइट डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा दिया, दोनों बैलेंस्ड फोर्स हैं, जिन दोनों का रिजल्टेंट मिला के अगर मैं लिखूं तो नेट फोर्स बन जाएगा 0। एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल ने mg को बैलेंस किया हुआ है, तभी जाके दोनों को क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड फोर्सेस। ऐसे जो फोर्स लग रहे होते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, जितना मतलब अपवर्ड है उतना ही डाउनवर्ड है, ये फोर्स होते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, दूसरे टाइप के फोर्स आते हैं, वो है अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब क्या है कि इस तरीके से फोर्स लग रहे हों कि जितना अपवार्ड है और जितना डाउनवार्ड है दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसे फोर्स को बोला जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, UNBALANCED फोर्सेस। दूसरे टाइप के जो फोर्स होते हैं वो है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं कि वो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस्ड। व्हेन ए नंबर of forces act on a body such that they will change its state of rest और मोशन। इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या उसकी मोशन वाली स्टेट को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे फोर्स होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दीज आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, देखो अब एक है फोर्स 8 न्यूटन राइट में है, 2 न्यूटन है लेफ्ट में। तो यहाँ पे जो अपने पास में नेट फोर्स है 2 kg इसका ब्लॉक का मास मान लेते हैं। यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो दोनों बैलेंस्ड नहीं है, राइट में ज़्यादा है लेफ्ट में कम है, तो ऐसे फोर्स को बोला जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ऊपर वाले जो फोर्स थे वो थे बैलेंस्ड फोर्सेस। इतना सिंपल सा डिफरेंस है अपने पास में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बीच में, इससे ज़्यादा इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में समझते हैं। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स में देखो क्या होता है अपने पास में, तो इसमें सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो रहेगा इम्पल्सिव फोर्स। अगर कोई एक बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है और जो मोमेंटम है उसको सिग्निफिकेंटली चेंज कर दे रहा है या मोमेंटम की वैल्यू में काफ़ी लार्ज चेंज आ जा रहा है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। मतलब एक छोटी सी मोमेंट के लिए लगने वाला फोर्स। जैसे एक बैट है, एक बैट से मैंने एक बॉल को हिट किया और उसने बॉल को वापस भेज दिया। ठीक है, तो इस चीज़ के इसमें जो बैट ने जो फोर्स लगाया है वो एक छोटी सी मोमेंट के लिए लगा हुआ फोर्स है, तो इस फोर्स को बोला जा रहा है इम्पल्सिव फोर्स। अब देखो इम्पल्स को डिफाइन करते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, इम्पल्स को बोला जाता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच दिस फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है कि जो फोर्स है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है जितने टाइम के लिए वो लगा है उसके साथ में। ठीक है, अगर मान लेते कोई फोर्स कांस्टेंट है तो इम्पल्स का फॉर्मूला बन जाता है वो कांस्टेंट फोर्स इनटू जितने से टाइम के लिए वो फोर्स लगा है वो, तो ये हो जाता है इम्पल्स। अगर वही फोर्स अपने पास में वेरिएबल है, वो फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है, तब देखो क्या रहेगा। अगर वो फोर्स वेरिएबल है तो हमें एक थोड़ी सी मोमेंट के लिए हम इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। तो स्मॉल टाइम dt के लिए जो इम्पल्स हो जाएगा वो हो जाएगा di, और टोटल इंटीग्रेशन करना होगा तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल इम्पल्स की वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेशन f dt। तो ये हो जाता है अपने पास में टोटल इम्पल्स की वैल्यू। तो अब इंटीग्रेशन से देखते ही हमें पता चल रहा है कि अगर कोई फोर्स और टाइम का मैं ग्राफ बना दूं तो उसमें अपने पास में कोई जो कर्व बनेगा, वो जो कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है वो इम्पल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इंटीग्रेशन से हमें ये पता चला है। ठीक है, तो फोर्स और टाइम के ग्राफ के अंडर में जो एरिया है वो इम्पल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमेशा फोर्स की ही डायरेक्शन में लग रहा होता है। ये अपने पास में इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स में ही अगला जो टॉपिक है वो आता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखो क्या होता है। जो इम्पल्स है उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डी टी। ठीक है, जैसे कि अपने पास में जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है डी पी बाई डी टी, उसको मैंने डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया। तो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी
डी का इंटीग्रेशन आ जाएगा p, इनिशियल से फाइनल की लिमिट्स में इसको जब मैंने रखा तो आ जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसलिए इम्पल्स को डिफाइन किया जा सकता है चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स का जो बेसिकली जो मीनिंग बनता है वो क्या है, इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ऐसे डिफाइन किया जाता है इम्पल्स को। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ है उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो अपने पास में क्या है, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, या एवरेज फोर्स लिखना हो तो अपने पास में हो जाता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जितनी सी ज़्यादा देर तक कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, उस केस में क्या रहेगा, जितनी सी ज़्यादा देर हम मोमेंटम को चेंज करने में लगाएंगे उतना ही कम हमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि फोर्स टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली ही न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस आती हैं। अब देखो, सबसे पहली एप्लीकेशन ये है, जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर है जब वो बॉल को कैच कर रहा होता है, ठीक है, फास्ट मूविंग बॉल को जब वो कैच करता है तो वो बॉल को कैच करते टाइम में अपने हैंड को पीछे की डायरेक्शन में लेके जाता है और हाथों को साथ साथ में लोअर करते हुए लेके जाता है। उसकी वजह से उसके हाथों के बीच में और बॉल के बीच में जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट फोर्स है हैंड पे लगने वाला बॉल की वजह से वो कम हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास में अगर कोई कराटे प्लेयर है, कराटे प्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा एक टाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइल्स हैं, उनको भी एक सिंगल ब्लो ऑफ हैंड के साथ में तोड़ देता है। वो किस वजह से तोड़ पाता है, वो इतनी फास्ट स्पीड से हिट करता है उन जो टाइल्स हैं उनको, कि उस केस में जो फोर्स है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाया गया है, तो उस केस में फोर्स का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई इम्पैक्ट देता है तो उसका फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम गैप। अब दूसरा नेक्स्ट आ जाता है, जो भी अपने पास में कोई हाई जंप का एथलीट है, ठीक है, उसको जंप करने के लिए उसको थिक फोम या अपने पास में सैंड फ्लोर है उस पर जंप करवाया जाता है इंस्टीड ऑफ हार्ड फ्लोर, हार्ड फ्लोर की बजाय, क्योंकि जैसे ही वो उसके ऊपर में जंप करेगा तो उस केस में उसका जो स्टॉपिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे लगने वाला इम्पैक्ट है या जो उसकी बॉडी पे लगने वाला फोर्स है वो कम हो जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स। व्हीकल्स के अंदर में शॉक एब्जॉर्बर दिए जाते हैं जिनको हम शॉकर्स बोलते हैं। उनका काम भी यही है कि अगर अपने पास में कोई भी रोड के ऊपर में जर्क आता है, उसकी वजह से जैसे ही वो जर्क लगेगा तो उस केस में अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाएगा शॉकर्स की वजह से, तो हमें जो फोर्स लगेगा, जो इम्पैक्ट फोर्स अपने ऊपर में आएगा वो कम रहेगा। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस अपने पास में सीट बेल्ट की। सीट बेल्ट किसी भी कार में लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन कार ड्राइव कर रहा है या पर्सन उस कार में बैठा हुआ है, ठीक है, वो एकदम से अगर मान लो कार किसी क्रैश में जाती है तो कार सडनली ना स्टॉप होके बहुत स्लो स्टॉप हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर में जो इम्पैक्ट फोर्स है वो कम आए। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने पास में ये क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्राफ है जिसके अंदर में टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो होगा। इस तरीके से अपने पास में अलग अलग ग्राफ है, पर जैसा कि हमें पता है जो इम्पल्स है, इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाता है एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ, और जो इम्पल्स है वो पता चलता है हमें चेंज इन मोमेंटम से। अगर अपने पास में चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो ऐसा ग्राफ देखना पड़ेगा जिसका एरिया जीरो हो जाए। तो पहले वाले ग्राफ है ये देखो इस तरीके से, इसका एरिया पॉजिटिव है। दूसरा वाला ग्राफ है इसका एरिया पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले में देखो पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है नेगेटिव एरिया कम है, तो इसका ओवरऑल आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो जो थर्ड है वो अपने पास में करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी, तो मैंने इन चीज़ों को दोबारा से नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वेरीज विद टाइम एज शोन बिलो। फोर्स जो है वो टाइम के साथ में ऐसे चेंज हो रहा है। इफ़ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज पी, बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है, पहले जो मोमेंटम था वो p है, देन द टाइम टेकन बाय द बॉडी
टू रिटेन इट्स मोमेंटम p अगेन, इसका मोमेंटम दोबारा से p किस टाइम पे हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस केस में हमें वही करना है कि जब चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाए, क्योंकि पहले भी मोमेंटम p था, बाद में भी p है। इसका मतलब है हमें वो टाइम निकालना है जब एरिया 0 हो जाए। तो चलो देखो, इस टाइम वाली लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये अपने पास में है बेटा ग्राफ। इस ग्राफ को देखो सोल्व करना है तो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एरिया जो है उसको मुझे 0 करना है। ये अपने पास में जो मेन कंसेप्ट है वो ये है। तो देखो यहाँ पे जो एरिया है, पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव एरिया उसको मैं लिखता हूँ। पॉजिटिव में अपने पास में ये एक ट्राइंगल जैसी शेप बन रही है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इस ट्राइंगल का जो बेस है वो, इसका बेस है 4 इंटू इसकी हाइट, तो इसका एरिया बन जाता है 2। ठीक है, इसका एरिया अपने पास में 2 बन गया है। तो नेगेटिव एरिया है वो भी अपने पास में 2 हो जाना चाहिए। ऐसा मान के चल लेते हैं कि यहाँ तक इतना सा टाइम और लगेगा, जहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका एरिया है वो 2 बन जाएगा, नेगेटिव एरिया है जो वो भी 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इस ग्राफ में कुछ प्रॉपर्टीज लगाता हूँ। ये एंगल अगर थीटा है तो उस केस में ये वाला एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये वाली जो ट्राइंगल है और ये जो ये वाली ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स बन गई हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा, तो इन दोनों की जितनी भी साइड है उन सब का रेशियो भी सेम रहेगा। तो देखो इसमें कैसे है, इस वाली साइड ये वाला जो गैप है अपने पास में, इतना सा जो गैप है उस गैप की वैल्यू है 2, और जो इतना सा गैप है उस गैप की वैल्यू है 1। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों की दोनों 1:2 में एग्जिस्ट करेंगी। इसका मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों भी 1:2 में एग्जिस्ट करेंगी। तो ये इतना सा गैप अगर t है तो ये जो इतना सा गैप है ये हो जाना चाहिए t/2। क्लियर सी बात है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लगा दी हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया है। तो इसका मतलब है इसका जो नेगेटिव एरिया है वो अपने पास में क्या बचता है, हाफ इंटू t/2। ठीक है, तो ये हो जाता है t²/4। इसका क्या मीनिंग है कि जो t²/4 है वो पॉजिटिव एरिया के ही बराबर हो जाना चाहिए। दैट मीन्स t² = 4 × 2। इसका मतलब है जो टाइम है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2, इसका अंडर रूट लेंगे तब। तो जो इतना सा गैप है उस गैप में जो इसको टाइम लगा है उस टाइम की वैल्यू आ गई है 2√2। ठीक है, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तक का तो टाइम 4 हो चुका था और आगे का टाइम है 2√2। तो इसका आंसर है वो अपने पास में जो टाइम है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 + 2√2 सेकेंड। ठीक है, बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल में इस क्वेश्चन को करवा दिया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम ही उसमें अप्रोच रखनी है, इतना ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद करते हैं इससे वेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स = 20t² - 40t। तो हमसे ये पूछा गया है जब चेंज इन मोमेंटम मिनिमम हो जाएगा तो वो टाइम बताना है, किस टाइम पे चेंज इन मोमेंटम मिनिमम है। तो इम्पल्स ही तो होता है चेंज इन मोमेंटम, जिस मोमेंट पे इम्पल्स मिनिमम है वो निकालना है। तो इम्पल्स को अगर मिनिमम है तो इम्पल्स का डिफ्रेंशिएशन करके 0 पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 40t - 40 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। तो जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड होगी उस मोमेंट पे जो इम्पल्स है वो मिनिमम होगा, या उस मोमेंट पे जो चेंज इन मोमेंटम है वो अपने पास में मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपने पास में क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, एक पार्टिकल जिसका मास m है इनिशियली रेस्ट पे था, उसके ऊपर में हमने कोई वेरिएबल फोर्स F लगाया है। ठीक है, कोई टाइम t के इंटरवल के लिए। ठीक है, अगर जैसे ही जब हमने फोर्स लगाया
उसके बाद में वो वी वेलोसिटी से मूव करने लग गया जैसे ही फोर्स खत्म हुआ उस टाइम पे, मतलब कैपिटल टी टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो यू हो चुकी है। ठीक है, ये अपने पास में ग्राफ है और जो कर्व बना हुआ है ये सेमी सर्कल जैसा ही है। ठीक है, सेमी सर्कल बेशक से इसको बोला गया है, देखने में सेमी सर्कल लग रहा है बट एक्चुअल में ये इलिप्स है। इलिप्स क्यों है? क्योंकि इस डायरेक्शन में प्लॉट किया गया है टाइम, इस डायरेक्शन में प्लॉट किया गया है फोर्स। बेशक से ये वाली वैल्यू सेम है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये अपने पास में जो ये ग्राफ है ये इलिप्स का ग्राफ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी ऐसा ग्राफ हो जिसमें दोनों एक्सिस पे अलग अलग चीज़ें प्लॉट करी गई हैं, इसका मतलब है इसकी जो मेजर एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है दोनों अलग अलग है और इसको मिला के ये इलिप्स बन जाता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा इलिप्स जो अपने पास में इम्पल्स है उस वाले फॉर्मूले से। इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाता है एरिया। ठीक है, फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो एरिया है वही इम्पल्स को मेजरमेंट या इम्पल्स को शो कर रहा होता है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन मोमेंटम, और इधर पे अपने पास में ये क्योंकि ये आधा इलिप्स है, आधे इलिप्स का एरिया लिखना है। कंप्लीट इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ पाई ए बी। ठीक है, एक तरफ की जो एक्सिस है वो तो है एफ नोट के इक्वल, और इस तरफ की जो एक्सिस है वो है टी बाई टू के इक्वल। तो ये अपने पास में बन जाएगा 1/2 पाई एफ नोट इंटू टी बाई टू। और इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला है फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको लिखता हूँ, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी हो गई है u, इनिशियली स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, तो ये हो चुका है 1/4 पाई एफ नोट टी नोट। तो इस चीज़ को यूज करके u की वैल्यू आ जाती है पाई एफ नोट टी नोट अपॉन 4m। ये वैल्यू हो जाती है अपने पास में u की। बस ये आंसर बन गया है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए फोर्स और टाइम का, उसके अंदर में एरिया लिखा हुआ हो, तो यही वाला जो कंसेप्ट है इसको यूज करना है। इसके अलावा और कोई भी कंसेप्ट इसमें यूज नहीं करना है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो लिखते हूँ मैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो। न्यूटन थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो सबसे आसान है, बहुत सारे बच्चों ने उसको मोस्ट ऑफ पढ़ा हुआ होगा। ये क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कोई भी एक्शन लगेगा उसके कोरस्पोंडिंग इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जितने भी फोर्स हैं अपने पास में वो एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल है बता देता हूँ। जैसे कि अगर अपने पास में कोई दीवार है, ठीक है, और एक पर्सन है वो दीवार पे फोर्स लगा रहा है इस तरीके से। ठीक है, दीवार को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, अगर ये पर्सन दीवार को इस तरफ पुश करेगा तो दीवार इसको इसकी डायरेक्शन में पुश करेगी। जितने फोर्स से इस पर्सन ने दीवार को पुश किया है सेम फोर्स से दीवार इस पर्सन को पुश करेगी। ये होता है न्यूटन का एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब है ये बॉडी है कोई ए, ये है कोई बॉडी बी। ए वाला अगर बी पे जितना फोर्स लगाएगा बी वाला भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितने भी फोर्स एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। कुछ अपने पास में प्रॉपर्टीज हैं एक्शन रिएक्शन पेयर की, तो वो लिख देता हूँ की प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। जो एक्शन रिएक्शन पेयर है उसकी प्रॉपर्टी, बोथ फोर्स
will act simultaneously। जो एक्शन और रिएक्शन जो पेयर हैं वो दोनों के दोनों एक साथ लग रहे होंगे, साइमल्टेनियसली लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो दोनों के दोनों फोर्स हैं उनका अपने पास में जो नेचर है वो सेम रहेगा, दोनों के दोनों सेम नेचर के रहेंगे। जैसे एक फोर्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो दूसरा फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगा। ठीक है। तो बोथ फोर्सेस विल बी ऑफ सेम नेचर। नंबर 3, जो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे होंगे। एक्शन या बोथ विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जो दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर हैं वो दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे होते हैं। ठीक है। ये होता है अपने पास में एक्शन रिएक्शन पेयर। एक अपने पास में एग्जांपल है उसको समझाता हूं। जैसे एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर में एक मास रखा हुआ है। ठीक है। इस मास का अगर मैं वेट बनाता हूं, इसका जो वेट है उसकी वैल्यू है mg। ठीक है। अगर अपने पास में इसका जो वेट है वो mg है तो इसका जो रिएक्शन पेयर है वो हमें ड्रॉ करना है। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे लगने वाला जो नॉर्मल होगा वो इसका रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है। नॉर्मल और mg दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या है, दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं। ये बॉडी जब ऊपर भी थी, थोड़ा सा हाइट पे थी, तब भी mg लग रहा था, बट नॉर्मल सिर्फ जब आया है जब इसको सरफेस पे रखा गया है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दोनों के दोनों सेम नेचर के होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल दोनों सेम नेचर के भी नहीं है। तो नॉर्मल mg रिएक्शन पेयर नहीं है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। नॉर्मल और mg तो सेम बॉडी पे ही लग रहे हैं, तो ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब बना के बताता हूं मैं mg का जो रिएक्शन पेयर है वो। अगर मैं यहाँ पे अर्थ बना देता हूं, ये मैंने बना दी है अर्थ। तो अर्थ जो क्या है कि अर्थ इस मास को अपनी तरफ खींच रही है mg फोर्स से, तो ये मास भी अर्थ को खींच रहा है इसकी तरफ में mg फोर्स से। ये दोनों के दोनों अपने पास में एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है। दीज बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर। जो mg है, जो ब्लॉक है उसको अर्थ खींच रही है और अर्थ को जो ब्लॉक खींच रहा है। ठीक है। ये दोनों के दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक चीज़ में कभी भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लगने वाला जो नॉर्मल है और यहाँ पे लगने वाला जो mg है, ये दोनों के दोनों रिएक्शन पेयर नहीं है। दीज आर नोट एक्शन रिएक्शन पेयर। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, तो mg का रिएक्शन पेयर mg रहेगा। अगर मैं नॉर्मल के रिएक्शन पेयर की बात करूं तो नॉर्मल का रिएक्शन पेयर क्या है, ये जो ग्राउंड है ये इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है और ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगा रहा है। ये दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ऐसे होता है अपने पास में एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में। तो एक्शन रिएक्शन में ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, इस बारे में सबको पता होना चाहिए। ओके, बिल्कुल डन है, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एप्लीकेशन लिख देते हैं अपने पास में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है। रिकॉइल ऑफ गन क्या है,
जैसे अपने पास में कोई गन है, ठीक है, गन से अगर हम किसी बुलेट को फायर करते हैं तो गन जो है वो बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है और जो बुलेट है वो गन पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। ये हो जाता है रिकॉइल ऑफ गन, और दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं व्हेन द गन pushes द बुलेट फॉरवर्ड। जो गन है वो बुलेट को फॉरवर्ड में पुश करती है। देन द बुलेट pushes द गन बैकवर्ड। ऐसे होता है अपने पास में रिकॉइल ऑफ गन। इसके बाद में है सेकंड केस है वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब है चलना। अपना जो चलना पॉसिबल हो पा रहा है वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, जब हम भी कभी ग्राउंड के ऊपर में चल रहे होते हैं तो हम ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश देते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश देता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो, यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विद योर फुट। ये अपने पास में है एक्शन। एंड द ग्राउंड pushes you फॉरवर्ड। और जो ग्राउंड है वो आपको फॉरवर्ड पुश करता है। ये है अपने पास में रिएक्शन। तो जितने भी फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वॉकिंग भी एक्शन रिएक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, और देखो इसके बाद में नेक्स्ट केस है अपने पास में रोइंग ऑफ बोट। ठीक है, इस तरीके से कोई बोट है, ये है पानी। ठीक है, बोट के अंदर में कोई पर्सन बैठा हुआ है, वो अपने हाथ में चप्पू को पकड़ के, ठीक है, वो पानी को पीछे की डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ठीक है, ये पानी को पीछे की डायरेक्शन में पुश कर रहा है, पानी इस बोट को आगे की डायरेक्शन में पुश कर रहा है। ये अपने पास में है एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, ऐसे ही अपने पास में और केस है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लेते हैं। जैसे जो अपने पास में रॉकेट प्रोपल्सन है, ठीक है, ये भी अपने पास में एक्शन रिएक्शन पेयर का ये एग्जांपल है। जैसे एक रॉकेट है, रॉकेट पीछे की डायरेक्शन में गैसेस को डाउनवर्ड फेंक रहा होता है। ठीक है, गैसेस को पीछे की तरफ पुश करता है, जो गैसेस हैं वो रॉकेट को ऊपर की डायरेक्शन में पुश करती हैं। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर के ही एग्जाम्पल हैं। स्विमिंग है, जो स्विमिंग पॉसिबल हो पा रही है वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। तो ये सारे के सारे एक्शन रिएक्शन पेयर ही हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर पे बेस्ड एक सिंपल एग्जाम्पल है, वो हम कर लेते हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, एक्शन रिएक्शन पेयर पे ही बेस्ड या न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड। व्हेन ए 4 kg राइफल इज फायर्ड ए 10 ग्राम बुलेट विद एक्सेलरेशन ऑफ दिस, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन राइफल। राइफल पे लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा। फोर्स ऑन राइफल बाय बुलेट इज इक्वल टू फोर्स ऑन बुलेट बाय राइफल। दोनों फोर्स हैं वो इक्वल रहेंगे मैग्नीट्यूड में। तो बुलेट पे लगने वाला फोर्स लिख देते हैं बुलेट का मास इंटू बुलेट का एक्सेलरेशन। बुलेट का मास है 10 इंटू 10 की पावर -3 kg, ग्राम से SI यूनिट में कन्वर्ट किया। और जो इसका एक्सेलरेशन है वो है 3 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अपने पास में बन जाएगा न्यूटन में। इसका करके जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है 300 न्यूटन। ये अपने पास में होता है इसका करेक्ट आंसर। जो पूछा गया है वो आंसर हमने निकाल लिया है। ओके, इसके बाद में करते हैं अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यूनिक कंसेप्ट है, बहुत काम का कंसेप्ट है। बाहर को बारिश आ रही है बेटा बहुत तेज़। आई होप आपको आवाज़ सुन रही हो, या शायद माइक में ना भी सुन रही हो।
अगला जो अपना कंसेप्ट है वो लिखता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट तो नहीं है बट है इंपॉर्टेंट। चलो इसके बारे में शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है dp बाय dt। अगर किसी सिनेरियो में नेट फोर्स है उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो उसका मतलब है उस केस में dp अपॉन dt है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू जीरो आ रही है, इस चीज का मतलब है कि वहां पे जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। ठीक है, जिस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आता है उसका मतलब वो वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट को ही बोला जाता है कंजर्व। अब यही इसकी स्टेटमेंट है, इफ द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड। तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। अगर कहीं पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। इसी चीज को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं उनको करते हैं। सबसे पहले टाइप का एग्जांपल इस पे बेस्ड जो आता है वो है कोलिजन। एग्जांपल में जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है कोलिजन, दो बॉडीज का आपस में कोलाइड कर जाना। एक है अपने पास में m1 मास की बॉडी जो कि u1 स्पीड से चल रही है, एक है m2 मास की बॉडी जो कि u2 स्पीड से चल रही है। यहां पे पहुंचने के बाद में दोनों बॉडी आपस में कोलाइड कर गई हैं। ठीक है, कोलाइड कर गई हैं, ये लो। इससे पहले वाली सिचुएशन थी बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद में क्या होगा कि ये है m1, ये है m2। m1 की स्पीड हो गई है v1, m2 की स्पीड हो गई है v2। इनकी स्पीड कितनी कितनी हो गई है ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या बेसिकली इसको बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बोल देना भी बिल्कुल सही है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि इससे पहले या बाद में कोई भी इनके बीच में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, नेट फोर्स इनके ऊपर में नहीं लगा है। पहले कितना मोमेंटम था देखो, इसका मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम था इसका मास इंटू वेलोसिटी। तो m1u1 प्लस m2u2, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ये बन जाएगी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन। ऐसे ही बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में, लिखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ए पार्टिकल ऑफ मास 2m, ए पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग विद स्पीड v स्ट्राइक ए स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3m। ठीक है, एक बॉडी थी जिसका मास था 2m, वो मूविंग कर रही है v स्पीड से और स्ट्राइक कर देती है एक ऐसी बॉडी से जिसका मास 3m है बट वो स्टेशनरी है और उसके साथ में स्टिक हो जाती है। तो हमें कैलकुलेट करना है जो कंबाइंड मास मूव कर रहा है उसकी क्या स्पीड होगी। ओके देखो, एक पार्टिकल है जिसका मास है 2m, v वेलोसिटी से चल रहा है,
एक मास है 3m, ये अपने पास में है रेस्ट पे। कोलिजन के बाद में क्या होता है कि दोनों के दोनों एक साथ स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, 3m के साथ में ये जो 2m है ये स्टिक हो गया है। अब दोनों के दोनों मिलके इस v वेलोसिटी से या इस v1 वेलोसिटी से चलने लग गए हैं। तो इस v1 की वेलोसिटी बतानी है या इसकी स्पीड बतानी है, तो इसमें क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम है। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, इसका मास था 2m, वेलोसिटी थी v, तो 2m इंटू वी, 3 रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम था 0। फाइनली 5m जो मास है वो v1 वेलोसिटी से चलने लग गया है, तो 2mv इज इक्वल टू 5mv1। यहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे 2/5v, ये आ जाता अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आंसर। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है और इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो ये है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए गन एट रेस्ट। लेट ए गन एट रेस्ट, गन है कोई रेस्ट पे है, फायर्ड ए बुलेट ऑफ मास, 20 ग्राम की बुलेट को फायर करती है एट ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इफ मास ऑफ गन इज 500 ग्राम। ये है अपने पास में क्वेश्चन। अब इसका हमें आंसर निकालना है। तो देखो पहले अपने पास में जो गन और बुलेट हैं दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं। अब बाद में अपने पास में देखो क्या सिनेरियो बन रहा है, ये अपने पास में है गन, ये है बुलेट। बुलेट इस डायरेक्शन में चली जाती है, गन है वो रिकॉइल हो गई है। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसकी वेलोसिटी v1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है v2। तो ये बन गया है अपने पास में सिनेरियो। पहले का मोमेंटम है और बाद का मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इस केस में हम अप्लाई कर देते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से अपने पास में क्या बनता है देखो वो लिखने वाले हैं। पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों सेम रहेंगे। पहले का मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम, बाद का मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है 0, इसका मोमेंटम हो जाएगा इसका मास इंटू वेलोसिटी m1v1, इसकी वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 इंटू -v2 अपोजिट डायरेक्शन में। तो m2v2 वाले टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ, m2v2 इज इक्वल टू m1v1। तो m है अपने पास में जो स्मॉल m जो लिखा गया है वो है बुलेट के लिए स्मॉल m1 20 ग्राम, 20 ग्राम। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 400 मीटर पर सेकंड। इस तरफ लिख लिया है मैंने 500 ग्राम, इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, तो इधर ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक और जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो जो 5v2 है वो हो जाता है अपने पास में 80 मीटर पर सेकंड। v2 की वैल्यू हो जाती है 80/5 मीटर पर सेकंड, तो 16 मीटर पर सेकंड ये आ गई है इसकी वेलोसिटी। जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है उसकी वैल्यू आ गई है 16 मीटर पर सेकंड। यही हमें कैलकुलेट करना था। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके अंदर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, पहले रेस्ट पे थी। एक्सप्लोड एंड ब्रेक इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास इन रेशियो 1:1:3। 3 पार्ट में टूट जाती है जिनका मास है 1:1:3। द 2 पार्ट ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो जो मास है इक्वल वो अपने पास में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। हमें बतानी है जो इसमें हैवी वाला फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, क्वेश्चन जो है बेटा बिल्कुल ही सिंपल है, बस एक बार सिचुएशन ही बनानी है।
ठीक है, इनिशियली तो था, उसका मास था 1 kg और वो था रेस्ट पे। बाद वाली सिचुएशन देखो कैसी बनती है। इसके अपने पास में दो जो पार्टिकल हैं वो ब्रेक डाउन होके जा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक पार्टिकल है इस तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल है वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इनका जो मास है वो रेशियो में गिवन है 1:1:3। तो इसका मतलब है एक पार्टिकल का मास मान लेंगे m, दूसरे का m और तीसरे का 3m। तो इस केस में जो m मास का पार्टिकल है, ये वाला m मास का पार्टिकल है, ये दोनों 30 की स्पीड से जा रहे हैं। तो इनका मोमेंटम मैं लिख देता हूँ मास इंटू 30, मास इंटू 30। ये जा रहा है x एक्सिस के अलोंग में, ये जा रहा है y एक्सिस के अलोंग में। ठीक है, अब जो अपने पास में थर्ड पार्टिकल है वो एक्स वाई वाले प्लेन में ही, एक और चीज का ध्यान रख लो, ये एक्स वाई प्लेन में ही इस किसी डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से प्लेन में है बेटा? एक्स वाई प्लेन में। ऐसा मत सोचना इस प्लेन से बाहर है, तीनों के तीनों सेम ही प्लेन में है। ये वाला जो पार्टिकल है इसका मास है 3m और ये जा रहा है बाहर की तरफ में v वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी जो v है यही हमें कैलकुलेट करना है। इतना सा अपने पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। ये -x है, -y है, -xy प्लेन में ही है ये। ओके, अब मैं यहां पे लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली बॉडी थी रेस्ट पे तो इनिशियल मोमेंटम था 0। फाइनल मोमेंटम था इस बॉडी का मास इंटू इसकी वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम ही लिखा है m इंटू 30। ठीक है, तो m इंटू 30 मास इंटू वेलोसिटी है, ये x एक्सिस में है तो i कैप लिख दिया है। दूसरा वाला पार्टिकल मैंने मान लिया है y एक्सिस में, तो m इंटू 30 j कैप। और जो थर्ड पार्टिकल बचा है उसका मास है 3m इंटू वी वेक्टर। ओके, m को मैंने कॉमन ले लिया है, 0 इज इक्वल टू 30i प्लस 30j प्लस 3v वेक्टर। अब इसको मैंने 3 से भी डिवाइड कर दिया है, 10i प्लस 10j प्लस v वेक्टर। v वेक्टर को मैंने इस तरफ रखा, बाकी दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले गया, तो -10i माइनस 10j। थर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आ गया है। ऑप्शन को देख के भी पता चल रहा है, इसकी वैल्यू देख के भी पता चल रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में ही है, जेड एक्सिस ये नहीं है। अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है तो वही हो जाएगा स्पीड। तो √10² प्लस 10², इसको लिखा जा सकता है 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अब ये था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, देखो एक और तरीका भी आ सकता है इसका, अल्टरनेट मेथड है वो और करता हूँ। अल्टरनेट वे, पहले केस में डायग्राम है बेटा, दोनों में यही सेम बनेगा, तो डायग्राम को मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे है अपने पास में सिनेरियो। अब देखो एक चीज मैंने देखी कि अगर मैं इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो उसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका जो मोमेंटम है इसका m इंटू 30 है, इसका m इंटू 30 है, तो इसका आंसर आ जाएगा √2 टाइम ऑफ m इंटू 30। इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो ये आ गया है। ठीक है, और जो 3 kg वाला पार्टिकल था उसका मोमेंटम है 3m इंटू उसकी वेलोसिटी। अब इन दोनों को हटा के तो ये बन चुका है इसका रिजल्टेंट। ठीक है, अब जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू ये होनी चाहिए, ताकि दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट जो है 0 बन सके, इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट और जो थर्ड है उसको, दोनों को मिला के लिखूं तो आंसर मेरा 0 बनना चाहिए। तो इसका मतलब है ये और ये दोनों सेम रहेंगे, तो 3mv मस्ट बी इक्वल टू √2m इंटू 30। तो यहाँ से 3 से ये 10 पे कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू बन जाती है 10√2।
मीटर पर सेकंड। इससे हमें डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, मतलब डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है क्योंकि ये एंगल है 45 डिग्री, तो इस तरीके से। तो ये वाला जो है इस डायरेक्शन में 135 डिग्री से जा रहा होगा, एक्स एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये लो, ये भी लिख दिया है। तो सारी चीज़ें इस केस में लिखी जा सकती हैं, कुछ भी इसके अंदर में मुश्किल नहीं है। अगला एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, A 6 kg bomb at rest explode into 3 equal pieces P, Q and R. If P flies with a speed of 30 meter per second and Q with speed 40 meter per second, making angle 90 degree with direction of P. ठीक है, Q वाला जो है P की डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ P एंड R, P और R की जो डायरेक्शन है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। स्टार्टिंग के अंदर में था अपने मास, वो था रेस्ट पे 6 kg था, 6 kg था रेस्ट पे। उसके बाद में ये ब्लास्ट होकर 3 पीस में टूट जाता है, तीनों इक्वल पीस, तो तीनों 2-2 kg के पीस। ठीक है, इसके अंदर में P वाला पीस मान लेते हैं इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो जो जा रहा है वो है P। ठीक है, तो P का अपने पास में मास क्या हो गया है, मास हो गया है P का 2, और जो P की वेलोसिटी है, मास हो गया है P का 2 और P की जो वेलोसिटी है वो है 30। तो इसका जो मोमेंटम हो गया है वो 2 × 30 हो गया है। इसका मतलब है इसका मोमेंटम हो गया है 60 kg मीटर पर सेकेंड। इससे 98 डिग्री का एंगल बना रहा है Q। Q है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वो 40 की स्पीड से है, इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये है Q, इसका मास है 2 और इसकी वेलोसिटी है 40। इसका मतलब है 80 kg मीटर पर सेकेंड, ये इस वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्टिकल है वो कितना एंगल बनाएगा, पी क्यू जो आर बचा है वो अपने पास में किस डायरेक्शन में जाएगा, पहले तो वो निकालते हैं। ठीक है, अपने पास में अब पी और क्यू के बारे में ही इंफॉर्मेशन गिवन है। पी का मोमेंटम है इधर, पी का मोमेंटम है इधर, क्यू का मोमेंटम है इधर। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, √60² + 80², क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो आएगा √80² + 60²। तो इसका जो नेट मोमेंटम आ जाता है वो आता है 100 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम आ गया है जो है 100। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये भी निकाल सकते हैं। इस केस में जो अपना tan थीटा आता है, tan थीटा आता है वो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, या वेक्टर में रिजल्टेंट का जो एंगल है वो होता है tan थीटा = इस तरफ वाला कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट है 80 अपॉन 60, तो 80 अपॉन 60 को मैंने लिख दिया है 4/3। तो जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 53 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये आ गया है 53 डिग्री। अब जो अपने पास में रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट है वो 0 बनना चाहिए तीनों के मोमेंटम का मिला के। इसका मतलब पी क्यू जो आर वाला पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, उसका मोमेंटम ये 100 के ही इक्वल होगा ताकि नेट मोमेंटम 0 बना सके। पी और क्यू का जो रिजल्टेंट बनाया था उससे जस्ट अपोजिट होगा। और वो जो एंगल यहाँ से बनाएगा उस वाले एंगल की हमें वैल्यू बतानी है जो अल्फ़ा है ये। ठीक है, जैसा कि हमें पता है ये जो अल्फ़ा है और जो थीटा है टोटल मिला के 90 बनाएंगे, तो जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है 127 डिग्री। इधर पे जो एंगल बनता है वो होता है 127 डिग्री। इतना सिंपल सा इसका आंसर है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया है।
तो ये होता है इसका प्रॉपर तरीका। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो करते हैं। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड इनटू 2 पीसीज ऑफ 3 kg एंड 6 kg एंड 3 kg। एक अपने पास में बॉम्ब था 9 kg का जो कि रेस्ट पे था। अब अपने पास में दो पीसीज में ब्रेक डाउन हो गया, एक का मास है 6 kg, एक का मास है 3 kg। द वेलोसिटी ऑफ 3 kg इज 16 मीटर पर सेकेंड। 3 की जो वेलोसिटी है वो है 16 मीटर पर सेकेंड, 6 की जो वेलोसिटी वो मान लेता हूं मैं v। ओके, अब हमें इसमें जो कैलकुलेट करना है वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है 6 kg की। तो इसमें अप्लाई कर देता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनल मोमेंटम 3 इंटू 16 प्लस v इंटू -6। तो -6v है, उसको मैं इधर लेके चला गया तो 6v 3 इंटू 16। तो जो v है उसकी वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 2 पे कैंसिल हो गया, ये 8 पे कैंसिल हो गया। तो इससे अपना जो आंसर है वो बन जाता है 8 मीटर पर सेकेंड आ जाती है इस 6 kg की वेलोसिटी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आसान है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है हाफ इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाता है 192 जूल। इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u वेलोसिटी से फायर किया गया है एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल के साथ में। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टरी इट स्प्लिट इनटू 3 फ्रेगमेंट ऑफ मासेस m m एंड 2m। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में टूट जाता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के। इसमें 3 जो फर्स्ट पार्ट है फॉल वर्टिकली डाउन विद 0 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सेकेंड पार्ट रिटर्न वाया सेम पाथ टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा वाला पार्टिकल वापिस आ जाता है उसी पॉइंट पे जिस स्पीड से फेंका गया था उसी से। द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मास 2m जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन विल बी, ये हमें निकालनी है। तो मैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बनाता हूँ। इस तरीके से था पार्टिकल। ठीक है, ये x और y कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से इसको फेंका गया था और उसको जब थ्रो किया गया था तब उसकी जो वेलोसिटी जो इनिशियल स्पीड थी उसकी वो थी u, और जो एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल थे वो था इसका थीटा। ओके, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचता है तो उसके पास में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जो कि है u cos थीटा। इधर पे भी लिख देता हूं मैं u cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकल पहुंच गया है हाईएस्ट पॉइंट पे। जो ओरिजिनल पार्टिकल था उसका मास क्या था m प्लस 2m, m प्लस m प्लस 2m, क्योंकि सबका मिला के। तो इसका ओरिजिनल पार्टिकल था उसका मास था 4m, तो उसका जो मोमेंटम है वो लिख दिया मैंने 4m इंटू यू कोस थीटा। ओके, अब इससे आगे देखो, अब इसके अंदर जो पार्टिकल टूटे हैं उनके अकॉर्डिंगली लिखता हूँ। एक पार्टिकल है m मास का, दूसरा पार्टिकल है m मास का, और तीसरा पार्टिकल है 2m मास का। फर्स्ट पार्टिकल वर्टिकली डाउन गिर जाता है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो फर्स्ट पार्टिकल के पास में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। ओके, जो सेकंड पार्टिकल है वो अपने पास में सेकंड पार्टिकल है यहाँ से वापस चला जाता है इनिशियल पॉइंट पे सेम ट्राजेक्टरी को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो अगर सामने की तरफ गिराना है तो u cos थीटा होनी चाहिए, अपोजिट में भेजना है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बन जाती है u cos थीटा। सेकंड पार्टिकल है उसका मास और उसकी वेलोसिटी ये आ गई है। अब जो थर्ड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v, वही हमें निकालनी है जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन।
एक्सप्लोजन के जस्ट बाद का जो सिनेरियो है वो हमने बनाया है, जो कि इस तरीके से बना है। अब यहाँ पे लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली इसका मोमेंटम क्या था, इसका मास था 4m इंटू यू कोस थीटा। फाइनल मोमेंटम है m इंटू 0, इसका अपोजिट में है तो माइनस एम यू कोस थीटा और 2m इंटू वी, ये v ही हमें निकालना है। तो इधर हो गया 4mu कोस थीटा, इसको भी इधर ले आऊँगा तो बन जाता है 5mu कोस थीटा इज इक्वल टू 2mv। ओके, तो अब देखो m से m कैंसिल आउट, तो v है उसकी वैल्यू बन जाती है 5/2 u कोस थीटा। इस वेलोसिटी से जो v वाली जो वेलोसिटी है, थर्ड पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी ये आ जाएगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक बार सिनेरियो बनाना था और प्रोजेक्टाइल मोशन की नॉलेज हमें होनी चाहिए। बिल्कुल डन है, यहाँ तक की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो न्यूटन लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, उसका यूज करके कुछ और भी रिजल्ट हैं उनको हम निकाल सकते हैं। वो जो कुछ रिजल्ट हैं वो हम लिखने वाले हैं। तो ये है अदर एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन लॉ का यूज करके कुछ और जो वैल्यूज हैं वो निकालते हैं, या कुछ और जो रिजल्ट हैं उनको लिखता हूं मैं। सबसे पहला जो रिजल्ट मैं लिखने वाला हूं वो क्या है, एक मशीन गन है, ए मशीन गन, ए मशीन गन फायर्स एन बुलेट पर सेकेंड with speed u and mass m of each bullet, और हर एक जो बुलेट है उसका मास गिवन है वो है m। ठीक है, अब इस केस में ये अपने पास में सिनेरियो गिवन है, इस केस में हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं वो लिखता हूं। सबसे पहली चीज तो ये निकालनी है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गन स्टेशनरी। वो जो गन है उसको स्टेशनरी रखने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे उसमें से बुलेट फायर होंगी तो वो बुलेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर रही होंगी, तो उस वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसके काउंटर हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो रुकी हुई रह सके। ये अपने पास हमें ऐसा कुछ सिनेरियो है। ओके, तो इसको हम समझते हैं। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है वो देखो, इसको 1 लिखा था तो इसको लिख देते हैं 2। वाटर फ्लोज आउट ऑफ ए पाइप
ऑफ एरिया ए एंड स्पीड v। ठीक है, पानी है किसी एक पाइप से बाहर आ रहा है जिसका एरिया है a और उसकी स्पीड है v। ओके, इस टाइप का अपने पास में ये क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का ऐसा कुछ सिनेरियो है। ठीक है, इस केस में हमें बताना है कि इसको रोक के रखने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये है ऐसा कुछ पाइप जिसके अंदर से ऐसे करके पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, ये है इसका एरिया, यहाँ से v वेलोसिटी से वाटर है वो बाहर आ रहा है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है a। ओके, ऐसा अपने पास में सिनेरियो है। ठीक है, इसमें हमें जो सबसे पहली चीज निकालनी है वो क्या है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू डू दिस बाय मोटर, मतलब मोटर को कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि वो ऐसा कर सके, वो हमें निकालना है। तो देखो, फोर्स है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, मैं इसको यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। फोर्स रिक्वायर्ड टू डू दिस बाय अ मोटर, यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा डी वी बाई डी टी। इसका मतलब है डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम को लिख देते हैं मास इंटू वेलोसिटी। डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से बाहर आ रहा है तो v बाहर आ गया, अंदर रह गया है डी एम बाई डी टी, वी इंटू डी बाई डी टी। इस केस में मास को लिख देता हूं मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, v कांस्टेंट हो गया d बाई डी टी। ठीक है, डेंसिटी भी बाहर आ गया है। वॉल्यूम को लिख दिया है मैंने एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है तो रो ए वी बाहर आ गया है, डी एल बाई डी टी बचा है अंदर। तो ये अपने पास में आ गया है फोर्स का फॉर्मूला। बट डी एल बाई डी टी क्या है, एल है लेंथ ऑफ पाइप और अपने पास में डी टी है टाइम। ऐसा मान लेते हैं कि एल लेंथ में, मतलब कि डी टी टाइम में जो डी एल लेंथ है वो मूव करी है किसी वाटर के एक लेवल ने। ठीक है, मतलब वाटर के अगर पानी यहाँ पे था तो डी टी टाइम में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस केस में डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो वेलोसिटी ही होता है, रो ए वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी रो ए वी स्क्वेयर। तो इस केस में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मोटर को जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू आती है रो ए वी स्क्वेयर। ठीक है, और इस केस में लिख सकते हैं पावर डिलीवर्ड बाय मोटर। मोटर ने कितनी पावर डिलीवर करी है, पावर डिलीवर का फॉर्मूला आगे जाके पढ़ेंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है रो ए वी स्क्वेयर इंटू वी। तो उस मोटर की पावर आ जाती है रो ए वी क्यूब, जो वाटर है उसकी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड का क्यूब। ओके, इसमें एक और चीज करी जाती है जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हमसे ये पूछ लेता है कि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, तो उसको लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाफ एम वी स्क्वेयर होता है काइनेटिक एनर्जी, वी स्क्वेयर तो बाहर हो गया, बचा है डी एम बाई डी टी। पर डी एम बाई डी टी तो यहाँ पे निकाल ही चुके हैं, तो वो क्या जाता है रो ए वी स्क्वेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ रो ए वी क्यूब। इन दोनों फॉर्मूलेज पे बेस्ड नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर में भी करेंगे। अब देखो, नोट करके एक और फॉर्मूला भी है। एक हम चीज डिफाइन करते हैं म्यू, जिसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन किया जाता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये बच गया है मास, एरिया इंटू लेंथ बच गया है वॉल्यूम। तो इसको लिखा जा सकता है मास अपॉन वॉल्यूम को है नॉर्मल डेंसिटी इंटू ए।
तो म्यू है, अगर हमें लीनियर मास डेंसिटी गिवन है तो जहाँ पे रो इंटू ए है उसको म्यू लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू वी क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ म्यू इंटू वी क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए इन दोनों फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये।